हेलो विद्यार्थियों, मैं वीणा, एसोसिएट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज नौहर। बीएससी थर्ड के पेपर फर्स्ट में चैप्टर फर्स्ट, जिसमें संयोजकता बंध सिद्धांत की सीमाओं का पहले की क्लास में हमने बिंदुवार उसको स्टडी किया था। आज हम एक एक बिंदु को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो संयोजकता बंध सिद्धांत, जैसे कि आपने पढ़ा है कि ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस की ज्योमेट्री तथा उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को समझाने में काफ़ी सफल रहा है। जैसे कि ये सिद्धांत कहता है कि यदि किसी मेटल कॉम्प्लेक्स में D2sp3 संकरण है तो उसकी अष्टफलकीय ज्यामिति, DsP3 है तो त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय, इसी प्रकार से sp3 है तो चतुष्फलकीय और sp है तो एक रेखीय ज्यामिति प्राप्त होती है। और इसके अलावा वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ अगर हम देखें तो वो डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक नेचर को भी व्याख्या करने में सफल रहा है। तो इस प्रकार से VBT केंद्रीय धातु परमाणु के उन कक्षकों पर तो अत्यधिक बल देता है जो बंध के निर्माण में भाग लेते हैं, लेकिन उच्च ऊर्जा के अन्य जो रिक्त ऊर्जा स्तरों को ये पूर्णतः उपेक्षा करता है। अब हम एक एक पॉइंट ले रहे हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है वो है संक्रमण धातु यौगिकों के रंगीन विलयन। अब इन मेटल कॉम्प्लेक्सेस के कलर्ड सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ने से पहले हमें रंगों के विज्ञान को भी समझना आवश्यक है कि रंग क्या होते हैं। इनको जैसे दो पार्ट्स में डिवाइड हम करते हैं। दो तरह के कलर्स होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी कलर्स और दूसरे होते हैं सेकेंडरी कलर्स। अब ये कलर्स क्या है? अब आप नीचे एक टेबल देख रहे हैं। उन टेबल में आपने देखा कि दो प्राथमिक कलर्स और प्राथमिक रंगों से मिश्रण से प्राप्त द्वितीय कलर्स इसमें लिखा हुआ है। तो प्राथमिक कलर्स कौन से होते हैं? तीन होते हैं, नीला, लाल और पीला। और इन्हीं रंगों के मिश्रण से ही हमें द्वितीय कलर्स प्राप्त होते हैं। जैसे नीले के आगे कॉलम में आप देखेंगे तो वहाँ पे लाल प्लस पीला नारंगी द्वितीय कलर देता है। पीला और नीले को अगर हम मिश्रण होता है तो हमें हरा रंग प्राप्त होता है। और इसी प्रकार से नीला और लाल का मिश्रण से ये बैंगनी रंग प्राप्त होता है। तो प्राथमिक कलर तीन कलर हैं, नीला, लाल और पीला। और बाकी इन रंगों के मिश्रण से जो हमें रंग प्राप्त होते हैं, जो हमें दिखाई देते हैं, वो कलर होते हैं द्वितीयक कलर्स। तो जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है तो वह वस्तु तभी रंगीन दिखाई देती है जब उसमें उपस्थित रसायन प्रकाश में उपस्थित एक या अधिक रंगों का अवशोषण कर और शेष रंगों को परावर्तित कर दिया जाता है। अब उदाहरण के लिए जैसे तीनों प्राथमिक रंग लाल, पीला और नीला युक्त प्रकाश से यदि कोई पदार्थ नीले रंग का अवशोषण करता है और लाल और पीले रंग को परावर्तित कर देता है तो वह पदार्थ नारंगी रंग का दिखाई देता है, क्योंकि परावर्तित लाल तथा पीले रंग द्वितीयक रंग इनका नारंगी है। किसी रंग के अवशोषण से पदार्थ का जो रंग दिखाई देता है उसे अवशोषित रंग का पूरक रंग कहते हैं। यहाँ नीले रंग का पूरक रंग है नारंगी। और प्रत्येक रंग का एक विशेष वेवलेंथ होता है, उसका वेवलेंथ का विकिरण होता है। ये आपने स्पेक्ट्रोस्कोपी में बहुत ही अच्छे से पढ़ा है। किसी पदार्थ द्वारा किसी विशेष रंग के अवशोषण का मतलब है उस पदार्थ के इलेक्ट्रॉन्स द्वारा किसी विशेष वेवलेंथ की विकिरण का अवशोषण करना। अवशोषित ऊर्जा की तरंग दैर्ध्य को प्लांक समीकरण द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्लांक समीकरण क्या है, E=h/μ, जो किसके बराबर होता है, hc/λ। एक इलेक्ट्रॉन द्वारा विकिरण के अवशोषण से जिनकी प्रारंभिक ऊर्जा E1 है, प्रकाश पड़ने पर न्यू आवृत्ति की विकिरण अवशोषित करने पर इसकी ऊर्जा E2 हो जाती है। यानी E2 किसके बराबर हो जाती है, E1 + hν। और यदि अवशोषित ऊर्जा की वेवलेंथ दृश्य क्षेत्र में है तो अवशोषित विकिरण का पूरक रंग ही पदार्थ का वास्तविक रंग होता है। अब डायग्राम में आप देख रहे हैं कि इसको मैंने समझाया है। ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल E1 है और हायर स्टेट एनर्जी लेवल E2 है। और E2 कैसे प्राप्त होता है, जब hν आवृत्ति की विकिरण का द्वारा किसी इलेक्ट्रॉन के द्वारा अवशोषण होना। संक्रमण धातु यौगिकों के विलयनों के रंगों की व्याख्या के लिए उनमें धातु D कक्षकों से अधिक ऊर्जा के ऐसे रिक्त कक्षकों की उपस्थिति आवश्यक है जिनका ऊर्जा स्तर दृश्य क्षेत्र में
पड़ता है। अब संयोजकता बंध सिद्धांत इस प्रकार के ऊर्जा अंतर वाले उच्चतर ऊर्जा स्तरों के प्रावधान को समझाने में असफल रहा है। सेकंड पॉइंट हम ले रहे हैं वो है अवशोषण स्पेक्ट्रम यानी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। किसी संक्रमण धातु के विभिन्न लिगैंड से बने संकुलों के विद्युत चुम्बकीय विकिरणों का अवशोषण भी भिन्न भिन्न तरंगदैर्ध्य पर होता है, परिणाम स्वरूप उनके रंग भी भिन्न भिन्न होंगे। यह तभी संभव है जब किसी यौगिक में निम्नतर तथा उच्चतर ऊर्जा स्तरों की ऊर्जा का मान निश्चित हो तथा किसी धातु आयन द्वारा भिन्न लिगैंड्स के साथ बंध बनाने पर ये ऊर्जा मान भी परिवर्तित हो सके। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अवशोषण स्पेक्ट्रा की व्याख्या करने में असमर्थ रहा है। अब अवशोषण स्पेक्ट्रा क्या होता है कि जब किसी अणु या आयन में ऊर्जा का अवशोषण इलेक्ट्रॉन्स के माध्यम से होता है तो अवशोषणांक व विकिरणों की लैम्डा यानी तरंगदैर्ध्य के बीच एक ग्राफ खींचा जाता है और वो जो ग्राफ प्राप्त होता है वही अवशोषण स्पेक्ट्रम कहलाता है। अब वीबीटी के अनुसार किसी धातु के साथ सभी लिगैंड्स एक ही क्रियाविधि उपसहसंयोजक बंध निर्माण द्वारा संयुक्त होते हैं, लेकिन इसके उच्च ऊर्जा जो डी ऑर्बिटल्स हैं उनके ये स्पेक्ट्रम को समझाने में असमर्थ रहा है। नेक्स्ट और बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट जो ले रहे हैं वो है संकुलों के चुंबकीय गुण तथा ज्यामिति, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एंड ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के द्वारा संकुलों के चुंबकीय गुण तथा ज्यामिति की एक साथ व्याख्या की जाती है। उदाहरण के लिए यहाँ हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं 3D8 विन्यास वाले निकल आयन के दो कॉम्प्लेक्स, एक है टेट्रासाइनोनिकलेट आयन और एक है टेट्राक्लोरोनिकलेट। अब यहाँ आप नीचे इसको ध्यान से देखें जिसमें मैंने इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के माध्यम से इस निकल कॉम्प्लेक्स की बॉन्डिंग को समझाया हुआ है। तो सबसे पहले आप देखेंगे फर्स्ट लाइन में कि निकल आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिसमें 3D ऑर्बिटल 4s और 4p ऑर्बिटल्स दिखाए गए हैं और 3D में 8 ऑर्बिटल जिसमें से 3 में 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 जो d ऑर्बिटल है उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है। 4p और 4s और 4p जो है वो रिक्त कक्षक है। जब ये टेट्रासाइनोनिकलेट कॉम्प्लेक्स बनता है तो साइनाइड लिगैंड की उपस्थिति में इस निकल का विन्यास आप देख रहे हैं कि जो डी कक्षक जो 2 डी कक्षक हैं उनमें सिंगल इलेक्ट्रॉन है, उन इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो जाती है और पेयरिंग होने से 4 डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन्स युग्म हो जाते हैं और एक डी कक्षक रिक्त उपलब्ध हो जाता है और ये एक रिक्त डी कक्षक एक 4s कक्षक तथा 4p के 2p कक्षक मिलकर DsP2 संकरण में भाग लेते हैं और ये संकरण में भाग लेकर 4 समान ऊर्जा स्तर के DsP2 संकर कक्षकों का निर्माण करते हैं। जैसा ये मैंने शो कर रखा है, आप देख रहे हैं कि DsP2 में ये संकरण में भाग लेते हैं और जब ये मेटल कॉम्प्लेक्स बनता है तब आप देख रहे हैं कि 3D में 4 जो हैं वो इलेक्ट्रॉन युग्म के साथ उपस्थित है, जबकि जो 4 DsP2 संकर कक्षक बने हैं वे साइनाइड आयन के साथ उपसहसंयोजक बंध बनाकर कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं और DsP2 संकरण से जो चारों Cn नेगेटिव आयन जो या लिगेंड्स जो हैं वो उससे इलेक्ट्रॉन पेयर ग्रहण करता है और इससे जो इसकी ज्यामिति बनती है वो है वर्ग समतलीय। ये स्ट्रक्चर भी मैंने नीचे बनाया है, उसको आप ध्यान से देखें। तो
इस मेटल कॉम्प्लेक्स के 2 पॉइंट आ रहे हैं कि पहला तो कि इस कॉम्प्लेक्स की आकृति DsP2 संकरण के कारण वर्ग समतलीय है। दूसरा, अणु में कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, अतः इसकी प्रकृति डायमैग्नेटिक है, यानी प्रतिचुंबकीय है। अब आप देख रहे हैं कि इसके बाद दूसरा मेटल कॉम्प्लेक्स है निकल का, टेट्राक्लोरोनिकलेट आयन, जिसमें इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आप देखें तो निकल आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बिल्कुल उसी प्रकार से है। 3D के 5 कक्षकों में से 3 में इलेक्ट्रॉन युग्म और 2 में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। 4s और 4b में कोई रिक्त कक्षक है। और Cl नेगेटिव आयन की उपस्थिति में इसका विन्यास यथावत रहता है D कक्षकों का, और यानी ये कपलिंग नहीं होती है। और 4s और फिर 4p के तीनों कक्षक sp3 संकरण में भाग लेते हैं और ये 4 समान ऊर्जा स्तर के sp3 संकर कक्षक का निर्माण करते हैं। और कॉम्प्लेक्स का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप देखेंगे तो उससे ये स्पष्ट हो रहा है कि ये Cl नेगेटिव आयन से चारों sp3 संकर कक्षक एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं और ये कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है। तो इन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से 2 पॉइंट निकल कर आ रहे हैं। पहला पॉइंट तो ये कि इस कॉम्प्लेक्स की संकरण sp3 है और उसके साथ ये चतुष्फलकीय इसकी ज्यामिति है। और दूसरा पॉइंट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति है। आप विन्यास देखें तो आप देखते हैं कि 3D कक्षक में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, अतः इसकी चुंबकीय व्यवहार वो होगा वो अनुचुंबकीय, यानी पैरामैग्नेटिक। अब जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की लिमिटेशन है वो ये है कि एक ही धनायन के भिन्न लिगेंड्स के साथ संकुल बनने पर अलग अलग ज्यामिति प्राप्त होती है और अलग अलग उनका चुंबकीय गुण प्राप्त होते हैं। VBT इसकी स्पष्ट व्याख्या करने में असफल रहा है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। बाकी की जो अन्य सीमाएं हैं उसको हम नेक्स्ट क्लास में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। थैंक यू।